क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ऐसा चालक बताइए जिसे असीमित अनंत आवेश दिया जाए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर हमारे पास बनता है पृथ्वी। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक गोलीय चालक है। ठीक है, पृथ्वी की गोलीय चालक की धारिता के बारे में हम एक कथन और भी जानते हैं, जिसके आधार पर हम जानते हैं कि इसकी धारिता बहुत अधिक होती है। अर्थात हम कहते हैं पृथ्वी की धारिता अधिक होने के कारण इसे असीमित आवेश दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है, किसी आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होगा। आवेशित संधारित्र पर स्टूडेंट, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी d होती है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल एक समान होता है तथा दोनों प्लेटों पर परिमाण में बराबर लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित होता है। हमने कहा प्रथम प्लेट पर +q और दूसरी प्लेट पर -q आवेश है, तो आपको मिलेगा नेट आवेश बराबर होगा +q और -q, दोनों को आपने जोड़ दिया बराबर 0। अर्थात आपका आंसर बनता है 0 आवेश। ये आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आपको बोला गया है एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों को पास लाने पर प्लेटों के मध्य विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि आवेश नियत रखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें जो बात बोली गई है धारिता की परिभाषा से हम जानते हैं, धारिता की परिभाषा से हमें पता है कि Q बराबर होता है CV, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि V बराबर होगा Q/C। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम देखते हैं C प्रोपोर्शनल है 1/V। मतलब किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वह विभवांतर या वोल्टता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अपन कहेंगे कि यदि प्लेटों को पास लाया जाता है तो धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे प्लेटों को पास लाने पर धारिता बढ़ जाती है, लेकिन प्लेटों के मध्य विभवांतर कम हो जाता है। देखिए, यहाँ धारिता बढ़ जाती है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा था C बराबर होता है A/ε0/d। यहाँ अपन देखते हैं C प्रोपोर्शनल है 1/d। प्लेटों के मध्य की दूरी कम, मतलब पास लाने पर दूरी कम होगी तो धारिता स्वतः ही क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यह एक व्युत्क्रमानुपाती के रूप में होती है। ये इस तरह से आपको इसका आंसर पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एक गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुनी की जाए। मतलब कि Q
आपने कर दिया 3Q, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें बताना है धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि Q समानुपाती होता है V के। यदि आप आवेश को 3 गुना करते हैं तो विभव भी उसी अनुपात में 3 गुना हो जाता है। और हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V, इसलिए आपके पास C बराबर होगा 3Q/3V। अगेन आपके पास C बराबर Q/V, अर्थात हम लिखेंगे धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास था, एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल जिसका पराविद्युतांक दे रखा है एप्सिलॉन R बराबर 2 में डुबोने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D व माध्यम की उपस्थिति में Cm बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। इसलिए हम कहते हैं Cm बराबर एप्सिलॉन R और इंटू C0, तो आपको मिलेगा Cm बराबर 2 इंटू C0, अर्थात हम कहेंगे धारिता दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला गया है, दो संधारित्र जिन्हें विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है और धारिता 2 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, 6 माइक्रोफेरड व 8 माइक्रोफेरड प्राप्त होती है। तो दोनों संधारित्रों की धारिता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, सवाल यह है कि दो संधारित्र आपको दिए गए हैं, आपने इन्हें विभिन्न क्रमों में जोड़ा, विभिन्न क्रम कैसे भी जोड़ दिया तो आपका आंसर आते हैं ये। तो अब आपको ये बताना है कि उन दो संधारित्रों की धारिता क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम देखते हैं सबसे मिनिमम है, न्यूनतम है, और ये वैल्यू हमारे पास सबसे मैक्सिमम है। हमने संधारित्रों के संयोजन में पढ़ा था कि न्यूनतम धारिता श्रेणी क्रम में प्राप्त होती है जबकि अधिकतम धारिता समांतर क्रम में प्राप्त होती है। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये होगी श्रेणी क्रम में और ये बनेगी समांतर क्रम में। बाकी बीच की अवस्था में वो कोई सी भी वैल्यू रख सकता है, उसका कोई मतलब हमारे पास नहीं पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमने माना दो संधारित्र C1 व C2 है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में हम जानते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा है हमने CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। CS जैसा कि आपके पास है 2, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ये तो श्रेणी क्रम के लिए आपने सोल्व किया। इसी प्रकार से हम कहते हैं समांतर क्रम में Cp बराबर C1 प्लस C2। Cp का मान होगा आपके पास 8 बराबर C1 प्लस C2। हम इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ C1 प्लस C2 आता है, यहाँ C1 प्लस C2 का मान आपके पास है 8। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से
हम लिख सकते हैं 2 बराबर C1 C2 बटे 8 या C1 C2 बराबर होगा 16। 8 को क्रॉस गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर किसी भी एक C1 या C2 का मान आप ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए कि C2 का मान निकाला, तो C2 बराबर हो जाएगा 16 बटे C1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि किसी भी समीकरण में, एक में या दो में, आप इस मान को रख दीजिए और दूसरे का मान आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है ना। तो हमने समीकरण 2 में ये मान रखा। समीकरण 2 से आपको मिलेगा 8 बराबर C1 प्लस 16 बटे C1। आप इसका LCM लेते हैं, C1 आएगा, LCM को सोल्व करेंगे, C1 स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, हमने क्रॉस गुणा किया, 8 को C1 से गुणा करेंगे तो 8 C1 बराबर C1 स्क्वायर प्लस 16। हमारे पास यह एक द्विघात समीकरण का रूप बनता है। हम इसको अदर साइड ले जाते हैं तो -8 C1 प्लस 16 बराबर 0। ठीक, ये द्विघात समीकरण का रूप है जिसके गुणनखंड होंगे हमारे पास C1 स्क्वायर माइनस 4C1 माइनस 4C1 प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, हमारे पास इसको गुणनखंड को हम हल करेंगे तो C1 माइनस 4 माइनस के 4, C1 माइनस के 4 इक्वल टू 0, या इसको लिखा जा सकता है C1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास C1 माइनस 4 बराबर 0, तो आपको मिलेगा C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। ये तो आया C1 का मान। अब C2 निकालना है आपको, तो पुनः समीकरण 2 का आप उपयोग करेंगे। समीकरण 2 से आपको मिलेगा 8 बराबर 4 प्लस C2, तो C2 बराबर होगा 8 माइनस 4, मतलब कि C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। मतलब जो दो संधारित्र आपके पास है उनकी धारिताएं बनती है कितनी, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। आप यदि अपने उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़िए और समांतर क्रम में जोड़िए। आपके पास श्रेणी क्रम में यदि आपका आंसर 2 प्राप्त होता है तो आपका आंसर सही है, या समांतर क्रम में आपका आंसर 8 प्राप्त होता है तो भी आपका आंसर सही है। जब हमने दोनों गोलीय चालकों को आपस में अल्पधारिता के चालक तार से जोड़ा तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि किस तरह से होती है, वो ऊर्जा हानि अब हमें ज्ञात करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसके लिए पुनः हम हमारी कंडीशन पे आते हैं। दो गोलीय चालक जिनको हमने प्रारंभ में माना था A और B के रूप में, A और B, जिनकी धारिता C1 C2, विभव V1 V2 तथा आवेश की मात्रा Q1 और Q2 है। तो इन्हें जोड़ने से पूर्व हम प्रत्येक गोले की अलग अलग ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, पहले हम चालक A की ऊर्जा निकालेंगे। चालक A की ऊर्जा आपके पास बनेगी U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार से चालक B की ऊर्जा U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने ले लिया नंबर 1 के रूप में। हमने कहा अतः कुल ऊर्जा आपको मिलेगी, इसको मैं स्टूडेंट U डैश का नाम देता हूँ,
U1 प्लस U2। ठीक है, हमने मान रखा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये किया कि हमने दोनों गोलीय चालकों को आपस में जोड़ दिया, ये A और B। जैसा कि हमने पहले कहा था आवेशों का स्थानांतरण होगा, धारिता वही रहेगी C1 C2, और कब तक स्थानांतरण होगा, जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। हमने कहा ऐसी परिस्थिति में आवेश Q1 डैश और Q2 डैश है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद की हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो जोड़ने के बाद ऊर्जा, तो पहले हमने कहा चालक A के लिए, फिर चालक B के लिए निकालेंगे हम। सर्वप्रथम हमने चालक A की ऊर्जा ज्ञात करी, U1 इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर। ऐसे ही हमने चालक B की ऊर्जा आपको मिलेगी U2 बराबर हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने लिया समीकरण नंबर 3। अतः कुल ऊर्जा हमें प्राप्त होगी U, इसको मैं बोल देता हूँ डबल डैश 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। यहाँ U डबल डैश 1/2 C1 प्लस C2 और हमारे पास V स्क्वायर कॉमन है। समीकरण नंबर 4 हमें प्राप्त होती है। अब हम ऊर्जा हानि निकालना चाहते हैं, तो ऊर्जा हानि निकालने की प्रक्रिया में हम कहेंगे कि जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा और जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा का जो अंतर बनता है वही ऊर्जा हानि के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये ऊर्जा हानि क्यों होती है स्टूडेंट, कारण क्या है इसका? देखिए, हमने प्रारंभ में कहा कि हमने दोनों गोलीय चालकों को अल्पधारिता के चालक तार से जोड़ा, तो ऐसी परिस्थिति में कि इस तार को कुछ न कुछ आवेश इस तार के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे हमें आवेशों की क्षति होती है और इन आवेशों की क्षति के कारण ही हमें ऊर्जा हानि प्राप्त होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर चालक को जोड़ने से पूर्व की कुल ऊर्जा, जिसको हमने U डैश से लिखा है, माइनस चालक को जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा U डबल डैश। अब हम समीकरण नंबर 2 और 4 से इसमें मान रखेंगे स्टूडेंट। तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं V उभयनिष्ठ विभव कहलाता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसलिए आपको मिलेगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2। हमने V स्क्वायर का मान रखा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इस कैलकुलेशन में यहाँ स्क्वायर है, इसके हर में C1 प्लस C2 है,
जिसका भी स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो हमने कुछ डेरिवेशन का शॉर्ट करने के लिए इस C1 प्लस C2 से हमने एक घात इसकी कैंसिल मान ली। तो इसके आधार पर जो हमें शेष बचेगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये हमें प्राप्त होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने 1/2 को बाहर कॉमन निकाल दिया और एलसीएम आपके पास आता है C1 प्लस C2। इस C1 प्लस C2 को हमें प्रत्येक संख्या से गुणा करते हुए सॉल्व करना है। हमने इस संख्या से गुणा किया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस फॉर्मूला है स्क्वायर के रूप में, आपने इसको ओपन किया a प्लस बी के होल स्क्वायर, जिसका आंसर बनता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन हम चेंज करते हुए लिखेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये संख्याएं आपस में कैंसिल होती है स्टूडेंट, यह दोनों। अब हमारे पास 1/2 C1 C2 सभी जगह है, हमने कॉमन लिया बटे C1 प्लस C2। हमें यहाँ शेष बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बनता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर के रूप में। हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यह हमारे पास ऊर्जा हानि का सूत्र प्राप्त होता है स्टूडेंट। देखिए, इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देते हैं जिसमें हमारे पास विशेष पॉइंट बनते हैं विशेष स्थितियों के रूप में। हम देखते हैं नंबर 1 के रूप में, हम कहें यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के रूप में हमने ये कहा यदि V1 ग्रेटर देन है V2। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, V1 ग्रेटर देन है V2। उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए कि मैंने V1 बराबर 5 वोल्ट लिखा और V2 बराबर 2 वोल्ट लिखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो 5 माइनस 2 मेरे पास क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9। मतलब कुल मिला के मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा U की वो मेरे पास पॉजिटिव होगी, अर्थात धनात्मक प्राप्त होगी। नंबर 2 पॉइंट के रूप में मैंने कहा यदि V1 लेस देन है V2 तो डेल्टा U। चलिए इसको अब हम उल्टा कर देते हैं, V2 को हम मान लेते हैं V1 और V1 को मान लेते हैं V2। तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, मैं देखता हूँ मुझे लिखना होगा 2 माइनस 5 माइनस के 3, लेकिन -3 का स्क्वायर हो रहा है। तो जैसे ही स्क्वायर होगा वर्ग करोगे तो वो माइनस की राशि भी धन में बदल जाती है। आपके पास डेल्टा U बराबर आएगा पॉजिटिव के रूप में, जो कि आपको बनेगा कैसा, धनात्मक। नंबर 3 हमारे पास जो कि अंतिम पॉइंट के रूप में बनता है, यदि हम कहते हैं कि V1 बराबर V2 तो डेल्टा U बराबर आपको मिलेगा 0, क्योंकि V1 की जगह V2 या V2 की जगह आपने V1 लिखा तो ये राशि आपस में कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास वैल्यू बनेगी 0। तो इस घटना के आधार पर हम कहते हैं यहाँ पे कि यदि हमारे पास यदि दोनों चालकों का विभव समान हो तो ऊर्जा हानि 0 होगी। अर्थात
आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। यहाँ लिख देना आगे स्टूडेंट, उनके मध्य आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये देखा हमने कि जब भी दो गोली चालक आपस में जोड़ जाते हैं, यदि उनका विभव भिन्न भिन्न होता है तो सदैव ऊर्जा हानि अवश्य होगी। केवल फर्क ये पड़ेगा कि यदि हमारे पास विभव समान है तो उनके मध्य आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा हानि नहीं होगी। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर छोटा सा, मैंने बीच में बोला भी था आपको कि यहाँ अल्पदायता के तार का उपयोग क्या है। हमने अल्पदायता का ही तार क्यों उपयोग में लिया? हमने यहाँ इस तार का इस कारण से उपयोग किया कि हम जब दो गोली चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो अल्प से अल्प मात्रा में आवेशों की क्षति हो सके, जिससे ऊर्जा हानि भी हमें अल्प से अल्प, न्यूनतम से न्यूनतम प्राप्त हो सके। इसीलिए यहाँ पर अल्पदायता के तार का यहाँ उपयोग किया गया है। आठवें सवाल में आपको बोला गया है कि 1000 पानी की छोटी बूंद प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है और आवेश q है, जिसे मिलाकर कैपिटल R त्रिज्या की एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो आपको सिद्ध करना है, प्राप्त करना है कि बड़ी बूंद का जो विभव होगा छोटी बूंद के विभव से कितना गुना अधिक होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ मान लिया कि जो 1000 छोटी बूंद है उसकी त्रिज्या है स्मॉल r, तथा जो बड़ी बूंद जिसका निर्माण हम इन छोटी बूंदों के द्वारा करेंगे उसकी त्रिज्या को हमने मान लिया कैपिटल R के रूप में। अब जैसा कि हम प्रारंभ से पढ़ते हुए आए हैं कि जब छोटी वस्तुओं को मिलाकर एक बड़ी वस्तु बनाई जाती है तो छोटी वस्तुओं का कुल आयतन बराबर होता है एक बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर। तो हमने कहा कि ऐसी परिस्थिति में 1000 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वह आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं 1000 इंटू, चूँकि बूंद गोलाकार होती है तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। हमने स्टूडेंट यहाँ 1000 इसलिए शामिल किया है क्योंकि बूंदों की संख्या 1000 है। हम इसको सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं 1000 R क्यूब बराबर होगा कैपिटल R क्यूब। इसको और सोल्व करते हो आप तो आपके पास बनता है 1000 10 का क्यूब, R क्यूब ऑलरेडी है तो आपने क्यूब हटाया तो 10R स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। हमने इसको ले लिया नंबर 1, आगे हमारे लिए काम आएगा। ठीक, अब हम आगे कहते हैं कि आपको आवेश के लिए इसने कहा है कि प्रत्येक बूंद पर है आवेश Q स्मॉल q। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि विभव कितना होगा। तो हमने कहा इसी प्रकार से 1000 छोटी बूंद पर कुल आवेश संरक्षण के नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आवेश की मात्रा बड़ी बूंद पर आवेश की मात्रा के बराबर होगी। तो हमने कहा 1000 छोटी बूंद पर कुल आवेश बराबर होगा कैपिटल R त्रिज्या वाली बूंद पर आवेश। ठीक है, अब हमने Q बराबर, इसको तो लिखा Q बराबर, हमने इसको लिख दिया कैपिटल Q। ठीक है, Q CV के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ हमने 1000 से गुणा किया इसको C और इंटू V, इसको 1 नाम दे देते हैं V1 पहले गोले के लिए, मतलब कि छोटी त्रिज्या के लिए, बराबर Q, इसको भी C1 कर देते हैं अपन, C2 V2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बनता है 1000 इंटू C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू V1 बराबर C2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R और इंटू V2 जो कि हमें ज्ञात करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1000 इंटू R और V1 बराबर कैपिटल R और इंटू V2। हमने समीकरण 1 का उपयोग किया, हमारे पास आएगा 1000 स्मॉल r V1 बराबर कैपिटल R का मान रखा हमने 10R इंटू V2। 10 में से एक जीरो कट जाएगी, स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा V2 बराबर 100 V1। अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर कि जो बड़ी बूंद का जो विभव है वो छोटी बूंद के विभव से 100 गुना होगा। अर्थात बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव से बूंद के विभव से 100 गुना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पेपर में दिया गया था। एक समांतर प्लेट संधारित प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। हमें दिया गया है प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी को d/2 मोटाई की धात्विक पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए, इसका चित्र देखते हैं स्टूडेंट। यह आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र नियम के अनुसार दूरी दी दी गई है। जब यहाँ यह पराविद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई है d/2 रख दिया जाता है तो आपको बोला गया है तो ऐसी स्थिति में धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने यहाँ कहा जब दूरी स्मॉल डी है तो धारिता C बराबर होगी A/ε0/d। इसको हमने लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कहता है कि अब आप प्लेटों के मध्य d/2 मोटाई की धात्विक हम जानते हैं, चूंकि धात्विक पदार्थ के लिए एप्सिलॉन r बराबर होता है इनफाइनाइट, इसलिए धारिता फॉर्मूले के अनुसार थ्योरी में पढ़ा है C' बराबर A/0/d - t + t/εr। ठीक है, इसलिए C' बराबर A/0/d - t आपको बोला गया है इसने d/2 के रूप में, तो d/2 प्लस t/εr की वैल्यू है इनफाइनाइट, जो वैल्यू 0 बन जाएगी। तो हमारे पास बनता है C' बराबर A/0/d - d/2। हम इसको सॉल्व करते हैं तो C' बराबर A/0/d/2 या C' बराबर 2A/0/d। हमने यहाँ समीकरण 1 का उपयोग किया तो हमें प्राप्त होगा C' बराबर 2 और C, अर्थात धारिता दुगनी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का
आंसर बनता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेटों के क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसे मीटर में बदलते हैं तो हम जानते हैं 90 इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस के 2 मीटर। चूँकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है इसलिए हमने लिखा 10 की घात माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। इनके मध्य की दूरी d बराबर आपको दे रखा है 2.5 मिलीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर दिया जाता है। तो आपके पास बनेगा 2.5 इंटू 10 की घात माइनस के 3 मीटर। इसे 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर आवेशित किया जाता है। विभवांतर या वोल्टता 400 वोल्ट। तो आपको बताना है कि ऐसी स्थिति में इस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। U आपको निकालना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं U के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। एक फॉर्मूला है आपके पास U इक्वल टू 1 अपॉन CV स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है U इक्वल टू 1 अपॉन 2 QV के रूप में। अब इनमें से हमारे द्वारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ उपयोग में लिया जाएगा ये हमें यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास A है D है, मतलब इसका अर्थ ये है कि ये यहाँ A और D को देकर शब्द आपको इसने दे दिया समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब C का मान ज्ञात करवाना पहले चाहता है आपसे। ये C का मान क्या होगा, फिर तत्पश्चात आपको U निकालना रहेगा। तो कोई ऐसा फॉर्मूला इनमें से बनता हो जिसमें C और V आता है, वो फॉर्मूला आपके पास है ये वाला। तो इस आधार पर हम कहते हैं यहाँ पे कि U इक्वल टू होगा 1/2 CV स्क्वायर। हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 C का मान समांतर प्लेट संधारित्र के लिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V स्क्वायर। जब तक आपको कोई अन्य माध्यम की उपस्थिति नहीं कहता, आपको यहाँ माध्यम वायु या निर्वात लेते ही क्वेश्चन को हल करना होगा। तो हमारे पास बनेगा U इक्वल टू 1/2। A का मान आपके पास है 90 इंटू 10 की घात माइनस के 4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12, V 400 का स्क्वायर अपॉन D मध्य की दूरी है 2.5 इंटू 10 की घात माइनस के 3। स्टूडेंट जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है अप्रोक्सीबल के रूप में 2.54 इंटू 10 की घात माइनस के 6 जूल के रूप में। इसलिए ऊर्जा U बराबर आपको प्राप्त होगी 2.54 इंटू 10 की घात माइनस के 6 जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है जो कि यहाँ लगाया जाएगा।